गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज से हम लोग सीयूईटी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज दोनों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बहुत शानदार तरीके से हम लोग एक तरीके से सीयूईटी की तैयारी करेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसका कोड नंबर 309 है, उसको आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और जो डिस्कस करेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेंट्रल इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो सेकंड वाला इसका जो सेकंड टॉपिक होगा। ठीक है, तो आज और इसमें हम लोग एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज दोनों को डिस्कस किया जाएगा ताकि एक डिटेल एनालिसिस आप लोगों के सामने हो। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, तो एक तरीके से ये आपका रिवीजन के तौर पर आप लोग देखिएगा ताकि जल्दी से 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है भाई और 10-15 मिनट में एमसीक्यू सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा बिना कोई देरी किए हुए और बिना कोई झंझट के। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर एक तरीके से हमारा है 9528538640। ठीक है, ये व्हाट्सएप पर भी कोई क्वेरी कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा या कोई भी क्वेरी है तो वो सब आसानी तरीके से वहां पर बता दिया जाता है। चलिए पहले स्लाइड से चलते हैं कि पहले स्लाइड में आखिरकार क्या दिया गया है। तो पहले स्लाइड में इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स मीन्स इन सच अ मैनर। क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक वैसा साइंस है जो कि एक ह्यूमन बिहेवियर को ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है कि उसके पास जो भी रिसोर्सेस रहता है, जैसे एक इंसान है उसके पास जो भी रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाता है, उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज कर पाता है, मतलब कोई भी अगर ह्यूमन है, ह्यूमन बिहेवियर मतलब वो इंसान किस तरीके से बिहेव करता है और रिसोर्स को इस्तेमाल करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाता है। अगर वो कंज्यूमर है तो उसे सेटिस्फैक्शन कैसे ज़्यादा मिल रहा है, कंज्यूमर है तो उसको परचेजिंग से सेटिस्फैक्शन कैसे मिल रहा है, तो ठीक है सेटिस्फैक्शन कैसे मिल रहा है। दूसरा, अगर वो प्रोड्यूसर है तो उसे प्रोड्यूसर है तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं क्या है कि उसको सेटिस्फैक्शन प्रॉफिट से मिल रहा है कि नहीं। और तीसरा क्या होगा, सोसाइटी है, अगर सोसाइटी है तो एक तरीके से वेलफेयर के लिए कैसे बिल्कुल सही काम किया जा रहा है, मतलब सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है। अगर ये तीन चीज हो रहा है मतलब वो इकोनॉमिक्स के दायरे में आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज आया कि स्कार्सिटी क्या होता है। देखो स्कार्सिटी होती है कमी, किसी चीज की कमी हो जाती है, अगर स्कार्सिटी हो जाती है तो चॉइस की प्रॉब्लम निकल के आती है। जैसे कि अगर बोला जाए कि अगर मान लो किसी चीज की स्कार्सिटी नहीं रहेगी, अगर किसी भी चीज की स्कार्सिटी नहीं रहेगी तो मतलब क्या, चॉइस का प्रॉब्लम कभी होगा ही नहीं, तो मतलब इकोनॉमिक में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब जब डिमांड इज ग्रेटर देन, अगर डिमांड ज्यादा हो जाता है सप्लाई से, मतलब आप डिमांड कर रहे हो 5 पेंसिल का लेकिन सप्लाई हो रहा है 4 पेंसिल का, मतलब डिमांड ज्यादा हो रहा है, मतलब लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि स्कार्सिटी का प्रॉब्लम आ गया है। स्कार्सिटी इज अ सिचुएशन इन विच द डिमांड ऑफ द रिसोर्सेस इज ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज, सप्लाई से ज्यादा हो गया। ठीक है, और उसकी वजह से क्या, स्कार्सिटी की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है भाई, चॉइस की प्रॉब्लम आती है। अगर मान लो किसी भी चीज की कमी हो गई तो इसका मतलब क्या, आपके पास चॉइस पहले ज्यादा थी अब चॉइस कम हो गई, तो कहीं ना कहीं चॉइस की प्रॉब्लम निकल के आई। क्लियर। अब आते हैं कि एमरजेंस ऑफ चॉइस, चॉइस की वजह से क्या क्या चीजें होती है या फिर वो चॉइस का प्रॉब्लम होता क्यों है। तो पहला होता है रिसोर्स के स्कार्सिटी की वजह से, मतलब चीजों की कमी हो जाती है, स्कार्सिटी हो जाती है, उसकी वजह से होता है। दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव यूजेस की, रिसोर्सेज के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, जैसे पेन, अगर एक चीज की कमी हो गई तो और बहुत सारे पेन है कि जो मार्केट में अवेलेबल है वहां से आदमी चूज कर सकता है, तो ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से ये सब इमरजेंस ऑफ चॉइस निकल के आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच, अगर माइक्रो, दो इकोनॉमिक्स होता है जनरली, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है एक तरीके से स्मॉल, माइक्रो का मतलब स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बिग, तो याद रखिएगा। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट लाइक अ कंज्यूमर और अ प्रोड्यूसर। मतलब क्या, अगर कोई एक सिंगुलर या फिर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में बात करें, जैसे मान लो कि हमने रिलायंस जियो के बारे में सिर्फ बात कर लिया कि जियो इतना कमाता है, ऐसे करता है, उसकी इतनी प्रोडक्टिविटी है, इसका मतलब क्या, हम किसी एक कंपनी के बारे में, मतलब एक प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में अब जियो जैसे बहुत सारी कंपनी है भाई जो प्रोडक्ट बना रही है, बेच रही है,
तो अगर सारे के प्रोडक्ट को अगर मिला देंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा। जो स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एज अ होल, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, अगर बेरोजगारी आप लोगों को मेजर करनी है, ठीक है, तो वो कभी एक मोहल्ले, एक मान लो एक मोहल्ले में 10 लोग बेरोजगार हैं, तो आपने बोल दिया क्या कि भाई मतलब टोटल वहाँ 20 लोग हैं, अब 20 में से 10 अगर बेरोजगार हैं तो इसमें से 100 से इंटू कर दो, कितना हो गया 25 या 100, मतलब 50% बेरोजगारी दर है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हम पूरे को मेजर करते हैं, फिर वहां से हम लोग एक तरीके से पूरी इकोनॉमी में कितने बेरोजगार हैं सारे ह्यूमन में मिलाकर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पर होता है, बिगर लेवल पर होता है, ठीक है। दो है उससे रिलेटेड है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है, अगर मान लो कि कोई बंदा अगर क्या कर रहा है कि कोई डेटा को बोल रहा है क्या कि चाइना का जो पॉपुलेशन है, चाइना का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है इंडिया से अभी, तो इसका मतलब क्या है, वो राइट बोल रहा है कि रॉन्ग बोल रहा है? वो राइट बोल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डेटा और रिसर्च के थ्रू वो बोल रहा है, क्योंकि अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर कोई भी चीज़ों के बारे में बात करता है और कोई भी इकोनॉमिक इशू के बारे में बात करता है और पूरे डेटा और पूरे रिसर्च के साथ बात करता है, तो हम लोग उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कब बोलते हैं? जब अगर मान लो कि कोई इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई आने वाले समय में भारत का जो जीडीपी होगा वो मान लो कि 10% से ग्रो करने वाला है, तो मतलब अपने अंदाजा से बोला है, मतलब एक तरीके से जजमेंट किया, अपना ओपिनियन दिया है, सजेशन दिया है। तो अगर कोई भी इकोनॉमिक इशू पर सजेशन या ओपिनियन देता है तो हम लोग उसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर देखो, चीज़ों को आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि वो एक तरीके से पूरा आपके दिमाग में छपा रहे, क्योंकि आगे भी जब जाओगे तो आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी। तो यहाँ बेसिक्स हैं, वो बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। क्लियर? अब आते हैं कि इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है, अभी जो हमारे पूरे देश में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में 3 इकोनॉमिक सिस्टम पर पूरे देश को चलाया जाता है। या तो वो इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी होगा, या वो इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होगा, या फिर तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी होगा। देखो, जब हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1919 में, तब तो भाई एक तरीके से सारे लोग एक तरीके से सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पर चल रहे थे। लेकिन 1939 से 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब लोगों ने समझना सोचना शुरू किया, तब दो ही इकोनॉमी था, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी वो कहीं ना कहीं 1947 से आया एग्जिस्टेंस में, जब भारत रोल प्ले करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मान लो कि मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, एक फ्री इकोनॉमी होता है इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्सेस। अगर मान लो कि पूरी इकोनॉमी को या ज्यादातर इकोनॉमी को अगर प्राइवेट सेक्टर रेगुलेट करके चल रही है, देखो इसीलिए गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, वो कहाँ से निकल के आया? यूएसए से। क्यों? सारी प्राइवेट कंपनी है। तो वो क्या मार्केट के डिमांड और फोर्स से, मार्केट के डिमांड और सप्लाई से चल रहा है ना। तो मतलब ज़्यादा अगर उसमें वो किसी भी इकोनॉमी में अगर प्राइवेट सेक्टर का तवज्जो ज़्यादा है तो इसका मतलब वो मार्केट इकोनॉमी है। जैसे कि यूएसए इको, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो रोल बहुत ज़्यादा प्ले कर रही है। क्या गवर्नमेंट एक्सेस या गवर्नमेंट ग्रेटर रोल प्ले करती है? तो जिस सरकार में या जिस कंट्री में या जिस इकोनॉमी में गवर्नमेंट ज़्यादा ग्रेटर रोल प्ले कर रही है इन कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, तो हम लोग उसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बोलेंगे। जैसे कि चाइना, चाइना जो सरकार बोलती है वही करती है सब कंपनी। रसिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हो गया? आजकल धीरे धीरे सभी सारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई, जहाँ पर प्रोडक्शन और जो रेगुलेशन है, मतलब रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट। कौन करेगी? गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। और प्रोडक्शन वगैरह कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। मतलब सारी चीज़ों का प्रोडक्शन, डिमांड और सप्लाई मीट करेगा कौन? प्राइवेट सेक्टर। लेकिन भारत सरकार क्या करती है? रेगुलेट करती है। तो मॉडर्न इकोनॉमी में धीरे धीरे अब सारी इकोनॉमी लगभग लगभग मिक्स्ड इकोनॉमी बनते चली जा रही है, कि सरकार सिर्फ कंट्रोल करेगी, मतलब रेगुलेट करेगी, कंट्रोल भी नहीं करेगी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जहाँ पर गवर्नमेंट और जो प्राइवेट है वो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, ये गवर्नमेंट ज़्यादा रोल प्ले करती है, यहाँ पर प्राइवेट ज़्यादा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब चलिए आते हैं एमसीक्यूज में जल्दी से। अब एमसीक्यूज में आते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसमें से कौन सा जो है वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं है। तो एक तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? एक्सेसिव इनकम। कि देखो, अल्टरनेटिव है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स है, तो ये सब तीनों क्या है? एक तरीके से प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस है, ठीक है, कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस है।
क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब क्रिएट होता है भाई, जब रिसोर्स की कमी होती है, ऑल्टरनेटिव यूजेस रहता है, लिमिटेड वांट्स रहता है। एक्सेसिव इनका अगर इनकम ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आएगा, है कि नहीं, तो ये नहीं है। क्लियर, तो आंसर नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड में, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स आर। इसमें प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखा जाए तो हमारा ये आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है जो चीज़ों का इस्तेमाल करके जो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है, जो सोसाइटी है, वो एक तरीके से मैक्सिमाइज कर रही है अपने सेटिस्फैक्शन को, ठीक है। तो एक तरीके से रिसोर्स क्या कर रही है, देयर आर स्कार्स इन अ रिलेशन ऑफ देयर नीड्स, बिल्कुल, कि वो क्या कम है जितनी हमें चाहत है। हम लोगों की वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन चीज़ें सीमित हैं, ठीक है, तो वो है दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज अ स्कार्सिटी अराइज। स्कार्सिटी कब होती है भाई, अभी बताए थे, स्कार्सिटी कब होती है, जब डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। क्या होता है, जब डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई, मतलब सप्लाई जो है वो कम हो जाता है और डिमांड ज़्यादा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3 का, ठीक है। फोर्थ में आते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है, आखिरकार जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी की वो प्रॉब्लम क्यों होती है, तो एक तरीके से हमारा आंसर होगा यहाँ पर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की वजह से बिल्कुल होती है, अनलिमिटेड वांट्स, ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब ऑल ऑफ दिस, तो इसमें ऑल ऑफ दिस आंसर होगा। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स आर, मतलब बोला जा रहा है रिसोर्सेज जो कि एक सेटिस्फाई कर रहा है ह्यूमन वांट्स को, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो लिमिटेड, मतलब क्या, द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। अनलिमिटेड तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दिस नहीं होगा, अवेलेबल इन जीरो प्राइस भी नहीं है। मतलब क्या कि जो रिसोर्सेस है जो कि सेटिस्फाई कर पाए ह्यूमन के वांट्स को, वो क्या है, लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन जो वांट्स है, जो इसको वांट्स है वो अनलिमिटेड है। क्लियर, स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेस एग्जिस्ट, जो स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल, दोनों, माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर, दोनों लेवल पर कहीं ना कहीं स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है। सेवेंथ क्वेश्चन आ गए। सेवेंथ क्वेश्चन में बोला गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन होता है, मे और मे नॉट बी वेरिएबल या वेरिएबल, या फिर जो वेरीफिएबल, वेरीफिएबल का मतलब जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या था, जो प्रॉपर रिसर्च वगैरह से होता है और जिसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। क्लियर। 8 में द स्टेटमेंट विच डज नॉट ऑफर एनी सजेशन इज नोन एज, जो जिसमें कोई सजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट, है कि नहीं, उसमें हम लोगों को कोई सजेशन नहीं देना है भाई, जो है सो है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, फैक्ट्स और ओपिनियन दोनों होता है, या फिर ओपिनियन होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है, ठीक है, तो एक तरीके से ओपिनियन होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, सजेशन और ओपिनियन दोनों को एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई इसके बारे में, कोई इकोनॉमिक इश्यू के बारे में सजेशन दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। क्लियर। 10th में क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से कौन सा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल है। अब हम लोग को समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आखिरकार होता क्या है। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वैसे मान लो कोई इंसान है, अगर वो इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है तब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, ठीक है। अगर वही इंसान वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, जैसे कंबल बांट रहा है या पूजा पाठ कर रहा है, मतलब वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है। क्लियर, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। क्लियर, तो यहाँ ऑल ऑफ दिस, प्रोडक्शन भी किया जाता है, कंजम्पशन भी और एक्सचेंज भी, ये तीनों चीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आती है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। अब आते हैं 11th में, हु कंट्रोल द इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ज्यादातर इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रली प्लान्ड, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल करके चलती है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कौन से इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होती है
वो इंटरफेयर नहीं करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करती है, और सारा जो डिमांड और सप्लाई होता है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मीट किया जाता है। तो उसको हम लोग मार्केट इकोनॉमी में, कुछ हद तक मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है, लेकिन वो दोनों साथ में होता है। कंज्यूमर इज सॉवरजिन, मतलब कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर के पास प्रॉपर फ्रीडम होता है, वो कौन से इकोनॉमी में होता है? ठीक है, तो हम लोग उसका आंसर एक तरीके से क्या देंगे? एक तरीके से हम लोग दोनों, जो फ्री इकोनॉमी है और मिक्स्ड इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब बी और सी, मतलब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। फ्री इकोनॉमी का मतलब मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में भी जो कंज्यूमर रहता है वो फ्रीडम तरीके से रह सकता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों काम करता है, ज़्यादा रेगुलेट करता है ना कि कंट्रोल करता है। ठीक है, और यहाँ पर भी मार्केट इकोनॉमी में कंट्रोल करके चला जाता है। तो आई होप सो आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अभी क्लियर होगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, और उसके एमसीक्यूज करेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज आपके 16 मिनट में कंप्लीट हो जा रहे हैं। इससे क्या चाहिए आप लोगों को? इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है कि नहीं? तो इसी तरीके से पूरा आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करवाया जाएगा, तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा। और तब तक मजे कीजिए, मस्ती कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो।